हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के होम साइंस के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, दैट इज़ कार्य, आजीविका और जीविका। इस चैप्टर में बहुत सारे विषय लगे हैं, इसीलिए इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो आइए देखते हैं कि आज हम किन किन विषयों का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक्स की कि आज हम किन किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पहला है वर्क एंड मीनिंगफुल वर्क। वर्क यानी कि कार्य, मीनिंगफुल वर्क यानी कि अर्थपूर्ण कार्य। उसके बाद बात करेंगे वर्क, करियर एंड लाइवलीहुड यानी कि कार्य, जीविका और आजीविका के बारे में। फिर हम बात करेंगे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन इन इंडिया यानी भारत में पारंपरिक व्यवसाय, जिसमें एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, इंडियन क्यूजिन और विजुअल आर्ट्स शामिल है। तो इन विषयों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क की या कार्य। कार्य एक ऐसी गतिविधि है जो किसी उद्देश्य या आवश्यकता की पूर्ति के लिए की जाती है, ठीक है। यानी कि कार्य जो है वो मनुष्य द्वारा की जाने वाली ऐसी गतिविधि है जिससे हम किसी उद्देश्य की और आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो कार्य होते हैं उन सभी से या तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या फिर हमारे जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति होती है। अगर हम बात करें एक विद्यार्थी के जीवन में, उसके उद्देश्य क्या है कि उसको पढ़ के एक अच्छे से पोस्ट पे काम करना है, तो उसकी जो गतिविधि होगी वो क्या होगी? पढ़ना, ये उसकी गतिविधि होगी। वहीं अगर बात करें हम एक गृहस्थ के लिए, तो एक गृहस्थ के लिए यानी कि जो गृहस्थ जिसकी शादी हो गई है, वो उसके द्वारा की गई जितनी भी गतिविधियां होंगी वो उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई होंगी। क्यों? क्योंकि उन गतिविधियों से उसे धन की प्राप्ति होगी और उस धन की प्राप्ति से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इसीलिए किसी भी गतिविधि को करने का जो उद्देश्य होता है वो मनुष्य के अपने अपने होते हैं। जरूरी नहीं कि किसी मनुष्य की गतिविधि का जो उद्देश्य है वो सभी के लिए समान ही हो, ठीक है। और हम सभी जानते हैं किसी भी गतिविधि को या कार्य को करने के लिए हमें प्रतिभा और कौशल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, क्योंकि कार्य हम अपनी प्रतिभा और कौशल के अनुसार ही तो अपने कार्य का सिलेक्शन करते हैं। अगर हम बात करें किसी शिक्षक की या फिर किसी शेफ की या किसी की भी हम बात करते हैं, तो वो अपनी प्रतिभा और कौशल के हिसाब से ही वो अपने कार्य का सिलेक्शन करता है और उसका सिलेक्शन करने के बाद उसमें वो बहुत ही अच्छे प्रकार से अपना बेस्ट देता है और अपनी रुचि के अनुसार उसमें कार्य करता है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए मनुष्य के अंदर प्रतिभा और कौशल का होना बहुत ज़रूरी है। और कार्य से मनुष्य नई पहचान बनाता है। यानी कि हम सभी जानते हैं, अगर हम बात करें शिक्षक की, तो शिक्षक की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षक कार्य से तो उनकी नई पहचान बनी है। यानी कि पहले तो वो एक आम आदमी थे, परंतु जब उन्होंने किसी कार्य को करना स्टार्ट किया, जब वो एक शिक्षक के रूप में बने, तो उससे उनकी एक नई पहचान विकसित हुई, ठीक है। या फिर आपके एरिया में आपने देखा होगा बहुत से शेफ हो गए, जूस बेचने वाला, मोची या कोई भी शॉपकीपर हो गया। आप उससे लिए तो जानते हो क्योंकि उस कार्य ने उसकी पहचान को विकसित किया है, उस कार्य ने उसकी पहचान बनाई है। अगर हम बात करते हैं मोची वाले की, तो हम मोची या किसी जूस बेचने वाले की, तो उस कार्य के हिसाब से तो हमने उसकी पहचान दी है ना। तो कार्य से क्या होता है? मनुष्य को नई पहचान मिलती है। उसके बाद नए संबंध बनाता है। कार्य के जो माध्यम से जो व्यक्ति होता है वो समाज में नए नए संबंध बनाता है, ठीक है। जैसे अगर बात करते हैं किसी प्लम्बर की या किसी आईएएस ऑफिसर की या किसी भी नेता की, तो वो कार्य के हिसाब से ही तो अपने नए नए संबंध को विकसित करेगा ना दूसरों के लिए। तो इसीलिए जो कार्य होता है वो एक ऐसी गतिविधि है जिससे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और नए नए संबंध बनाता है और अपने नए पहचान विकसित करता है। ये तो कार्य की बात हुई। और कार्य के कुछ उद्देश्य भी हैं। जैसे पहला उद्देश्य है इसका धन अर्जित करना, यानी कि कार्य का सबसे बड़ा अगर उद्देश्य की बात करें तो धन अर्जित करना ही है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें धन की प्राप्ति हो और उस धन से हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें, ठीक है। क्योंकि धन आज के जीवन में मनुष्य के जीवन में और आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे मनुष्य अपने जीवन का निर्वाह
सुचारू रूप से कर सकता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं मनोरंजन करना। बिल्कुल, अर्जित जो धन है कार्य करने के पश्चात जो धन की प्राप्ति होती है उससे हम वो हमारे मनोरंजन के कार्य में भी प्रयुक्त होता है। जब मनुष्य कार्य करते करते थक जाता है तो उसको मनोरंजन की आवश्यकता भी होती है और मनोरंजन करने के लिए धन का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसके बाद व्यक्तिगत पहचान को विकसित करना। जो कार्य होता है वो मनुष्य की व्यक्तिगत पहचान को विकसित करता है। बिल्कुल, हम अगर बात करते हैं किसी भी नेता की या किसी भी टॉपर की, तो वो किसी भी उसने उस कार्य को किया तभी तो उसकी व्यक्तिगत पहचान विकसित हुई। हम किसी कार्य को करते हैं, किसी कार्य को करते रहने पर हमारी जो व्यक्तिगत पहचान होती है विकसित होती है। क्यों? क्योंकि उस कार्य को करते समय हम इतने ज़्यादा उसमें व्यस्त हो जाते हैं, हम इतना ज़्यादा उसमें अपना बेस्ट देने लग जाते हैं, इतने ज़्यादा उसमें सुचारू हो जाते हैं कि वो हमारी पहचान बन जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर है योगदान करना। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो योगदान में सहायक होते हैं। जैसे बात करें, कुछ समाज सुधारक होते हैं, तो समाज सुधारकों का कार्य करने का उद्देश्य केवल धन अर्जित करना नहीं होता। उनका उद्देश्य होता है कि वो समाज को सुधार सके और समाज के सुधार में अपना योगदान दे सके। तो और माँ के द्वारा किए गए जितने भी कार्य होते हैं वो योगदान की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे के चरित्र में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है और वो बच्चे आगे चलकर ही वो भारत का या किसी भी देश का फ्यूचर होते हैं। इसलिए तो माँ के द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं वो योगदान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो हमारे और देश के विकास में योगदान देते हैं। इसी प्रकार से आत्मनिर्भर बनाना कार्य जो होता है वो मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाता है। बिल्कुल, क्योंकि कार्य के माध्यम से जो व्यक्ति होता है वो प्रतिभा और कौशलों को अर्जित करता है, धन को अर्जित करता है, व्यक्तिगत पहचान बनाता है, जिससे वो आत्मनिर्भर होता है, यानी कि वो स्वयं पर निर्भर होता है, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता। तो ये कार्य और कार्य के कुछ कुछ उद्देश्य हैं जिनको हमने इसमें समझा है। अब हम बात करते हैं मीनिंगफुल वर्क, यानी कि अर्थपूर्ण कार्य। अर्थपूर्ण कार्य यानी कि मीनिंगफुल वर्क, यानी कि ऐसा कार्य जिसका कोई वास्तविक में अर्थ निकलता हो, जो हम अपनी समझ से करते हैं, जो हम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। ऐसे कार्य कौन से कहलाते हैं? अर्थपूर्ण कार्य। यानी कि जो मनुष्य अपनी समझ से अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ करता है और जिसे करने में आपको आनंद की और मानसिक संतुष्टि की प्राप्त होती है, ऐसे कार्य को हम अर्थपूर्ण कार्य कहते हैं। यानी कि तो एक होता है कार्य जो हम कर लेते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं करते। वहीं दूसरी ओर होते हैं अर्थपूर्ण कार्य, जो जिसमें मनुष्य की रुचि भी होती है, जो पूरी जिम्मेदारी के साथ भी करते हैं और जिसको करते समय उसको सेटिस्फेक्शन भी होती है, मेंटली सेटिस्फेक्शन भी होता है उसको, और उसको आनंद की अनुभूति भी होती है। तो यानी कि दो प्रकार के, एक तो कार्य होते हैं, दूसरे अर्थपूर्ण कार्य, जो मनुष्य अपनी समझ से करता है, जिसे वो पूरी जिम्मेदारी के साथ करता है और जिसे करने में उसको आनंद और मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो, ऐसे कार्य को हम अर्थपूर्ण कार्य कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर बात करते हैं हम नौकरी की। नौकरी क्या है? नौकरी का मतलब होता है ऐसा कार्य जो धन कमाने के लिए किया जाता हो, नौकरी कहलाती हो। अब आप एक चीज याद रखना, यहाँ पे हम नौकरी की बात कर रहे हैं, जीविका और नौकरी में अंतर होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम केवल नौकरी के बारे में बात करें कि ऐसा कोई भी कार्य जिससे हमें धन की प्राप्ति हो, जो हम धन कमाने के लिए करते हैं, वो नौकरी कहलाता है। ठीक है, तो नौकरी हम अपने इंटरेस्ट के बेसिक पे भी कर सकते हैं और बिना इंटरेस्ट के बेसिक पे भी कर सकते हैं। उसका मेन मोटिव क्या होता है नौकरी का? धन प्राप्त करना। ठीक है, तो नौकरी का मतलब है जो ऐसा कार्य है जो हम धन कमाने के लिए करते हैं। अब आपने देखा होगा हम लोग पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें धन की नीड होती है, साथ ही साथ हम पढ़ते भी हैं। तो नौकरी से हम केवल धन की प्राप्ति कर रहे हैं, लेकिन हम साथ ही साथ जो पढ़ रहे हैं और हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम कोई भी अपनी इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं, वो हमारी जीविका होगी, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो नौकरी केवल एक कार्य है जिसे हम धन की प्राप्ति के लिए करते हैं। अब हम बात करते हैं जीविका की।
जिसे हम इंग्लिश में करियर बोलते हैं। और ठीक है, तो नौकरी को लाइवलीहुड भी बोल सकते हैं और इसे जॉब भी कहते हैं। जीविका की बात करें तो जीविका का अर्थ होता है वे साधन और व्यवसाय जिसके द्वारा जो व्यक्ति होता है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं की सहायता करता है और अपनी जीवन शैली को बनाए रखता है। ठीक है, तो जीविका का अर्थ क्या है? ऐसे साधन और व्यवसाय जिसके द्वारा व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं की सहायता करता है। अब मैंने आपको बताया शिक्षा, हम पढ़ते भी हैं, साथ ही साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। तो जो पार्ट टाइम जॉब करेंगे वो हमारी नौकरी हो गई है। वहीं जीविका जो है, यानी कि जो हम अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं की सहायता कर रहे हैं और अपनी जीवन शैली को बनाए रख रहे हैं, वो हमारी जीविका कहलाएगी। ठीक है, तो जो पढ़ाई होगी वो क्या होगी? हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, फर्स्ट। सेकंड, हम स्वयं की सहायता कर रहे हैं उसमें। स्वयं यानी कि हम अपने अंदर उन प्रतिभा और कौशलों का विकास कर रहे हैं जिससे हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके और अपनी जो जीवन शैली है उसको हम बनाए रख रहे हैं, तो ये जीविका कहलाती है। और अगर हम देखें साधारण तौर पे तो जीविका और नौकरी में थोड़ा डिफरेंस है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी के बारे में। नौकरी यानी कि जॉब, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में करियर। तो धन कमाने के लिए किया गया कार्य नौकरी कहलाता है। ठीक है, नौकरी किसे कहते हैं? जिससे हम धन की प्राप्ति कर सके। जो धन कमाने के लिए किया गया कार्य नौकरी कहलाता है। वहीं साधन और व्यवसाय के माध्यम से अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करना जीविका कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ऐसे साधन और व्यवसाय जिसके माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? जीविका। नौकरी हम दूसरों के नियंत्रण में रह के करते हैं। आपने देखा होगा, हम नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी हम दूसरों के नियंत्रण में ही रह के करते हैं। ठीक है, उसमें हम अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड कर सकते, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। हम केवल जो हमें बोला जाएगा हमें उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। लेकिन बात करते हैं अगर जीविका की, तो जीविका का चयन हम स्वयं से करते हैं, जैसे शिक्षक, वकील। अब मैंने आपको बताया था कि जीविका का चयन हम स्वयं से करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट के बेसिक पे उसको सेलेक्ट करते हैं। इसीलिए तो अगर हमारा, जैसे मेरा इंटरेस्ट है, मुझे आगे जाके यूपीएससी एग्ज़ाम देना है, तो वो मेरा इंटरेस्ट के बेसिक पे मैंने उसको किया है, तो मैं उसमें मुझे किसी का कोई नियंत्रण नहीं होगा। मैं उसको जब चाहे अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू कर सकती हूँ, अपने रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करूँगी। ठीक है, लेकिन नौकरी में ऐसा नहीं होता। नौकरी में हमें दूसरों का नियंत्रण में ही रह के काम करना पड़ता है। वहीं नौकरी में नियम और शर्तों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। बिल्कुल, नौकरी की अगर बात करते हैं, नौकरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमें जो कंपनी होती है या कोई भी बॉस होता है उनके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए उन कार्य को करना पड़ता है। लेकिन जीविका के अंतर्गत हम स्वयं के नियम और शर्तों पर रह के काम करते हैं। बिल्कुल, अगर मुझे लग रहा है कि आज मुझे इतना पढ़ना है या आज मुझे इस कॉलेज में इतने लेक्चर्स देने हैं या आज मुझे इतनी क्लासेस लेनी है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूंगी। ठीक है, और अगर बात करते हैं नौकरी में, तो नौकरी में व्यक्ति जो होता है वो कंपनी के लक्ष्य जो होते हैं उनको प्राप्त करता है। वो स्वयं से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता है नौकरी के लिए। जो कंपनी ने जो लक्ष्य निर्धारित किए होंगे उसके अकॉर्डिंग ही उसको काम करना पड़ेगा। जबकि जीविका में अगर हम बात करें तो व्यक्ति अपने विकास के लिए, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो ये कुछ मूल डिफरेंसेस है नौकरी और जीविका में, कि किस प्रकार नौकरी जो है वो जीविका से भिन्न है। अब हम बात करते हैं भारत में पारंपरिक व्यवसाय यानी कि ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन इन इंडिया। अगर हम बात करें पारंपरिक व्यवसाय के बारे में, तो हम पहले जान लेते हैं कि पारंपरिक व्यवसाय से क्या मतलब है। पारंपरिक व्यवसाय से तात्पर्य उन व्यवसायों से है जो भारत में परंपरा के तौर पर चलते आ रहे हैं, यानी कि जो बहुत समय से चलते आ रहे हैं, करीब जैसे पहली पीढ़ी शुरुआत, यानी जिस पीढ़ियों से चलते हुए कोई कार्य आ रहा है, कोई व्यवसाय आ रहा है, उसको हम पारंपरिक व्यवसाय कहते हैं, जो परंपरा से चलते हुए आ रहा है। ठीक है, तो भारत में कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जो पारंपरिक व्यवसाय के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो व्यवसाय है वो कृषि है। बिल्कुल, कृषि जो है वो एक भारत में पारंपरिक व्यवसाय के रूप में सबसे ज़रूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है।
क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा भारत की जो जलवायु है, फर्स्ट इसकी भारत की जलवायु जो परिस्थितियां हैं वो कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती हैं। इसीलिए पहला रीज़न तो ये है। सेकेंड है 70% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसीलिए कृषि जो है वहाँ का मुख्य रोजगार के रूप में काम करता है। और अगर हम बात करें वहाँ के लोगों के लिए जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है, इसीलिए वो कृषि में ज़्यादा अपना योगदान देते हैं और कृषि से जो उपज होती है उससे अपने रोज़गार, अपना जीवन शैली को वो चलाते हैं, अपनी बेसिक नीड्स को वो पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त शहरों में बेचने के लिए कुछ फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि हम बात करें किसान जो होते हैं, कुछ किसान शहरों में बेचने के लिए नकदी फसलें उगाते हैं। नकदी फसलें यानी कि जिससे उनको डायरेक्टली पैसे, जो नकदी फसलें होती हैं जैसे दाल वगैरह कुछ ऐसी फसल हो गई हैं जो नकदी फसलों के रूप में जानी जाती हैं, जिसे किसान केवल बेचने के लिए ही उगाते हैं और जिससे उनको काफ़ी लागत प्राप्त होती है। और इसके अलावा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के लिए भी चाय, कॉफ़ी, मसाले आदि की खेती की जाती है। बिल्कुल, अगर हम बात करें कृषि की तो भारत जो है वो प्रतिदिन बहुत सारा अनाज, बहुत सारी जो ऐसी उपज होती है उनको दूसरे देशों में निर्यात करता रहता है, जिससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। और विदेशी मुद्रा हम सभी जानते हैं कि किसी देश की प्रगति या जो विदेशी मुद्रा होती है वो आर्थिक प्रगति में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। ठीक है, तो अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो कृषि बेहद महत्वपूर्ण व्यवसाय है, जिससे भारत या किसी भी देश को आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है और कृषि ही किसी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। इसीलिए कृषि जो होता है वो देश और वहाँ रहने वाले जो लोग हैं दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और किसी भी देश के लिए अगर हम बात करें पारंपरिक व्यवसाय, तो कृषि एक पारंपरिक व्यवसाय के रूप में हमेशा से रहा है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ व्यवसाय हैं, जैसे हस्तशिल्प। हस्तशिल्प भी एक पारंपरिक व्यवसाय है जिसे बहुत समय से लोग करते आ रहे हैं, जिससे वो अपने रोज़गार के साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो हम सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई थी तो बहुत से वहाँ पे कुछ शिल्प कलाओं की वस्तुएं मिली है, जिससे हम एक ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय जो शिल्प कला थी वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी और शिल्प कला के माध्यम से भी लोग अपने रोज़गार का एक साधन था और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे और अपने उनको बेचकर अपनी जो जीवन है उसका निर्वाह करते थे। तो इससे भी हमें समझ आता है कि जो हस्तशिल्प है वो एक पारंपरिक व्यवसाय रहा है इतने समय से, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता बहुत पहले की बात है और तब से हस्तशिल्प ये कला जब चली आ रही है तो हम समझ ही सकते हैं कि उस समय से जो शिल्प कला रही है वो कितनी ज़्यादा पॉपुलर है। तो पहले हम बात करते हैं हस्तशिल्प होता क्या है। हस्तशिल्प का मतलब होता है कि हाथ के कौशल से तैयार किए गए जो रचनात्मक उत्पाद होते हैं उन्हें हम हस्तशिल्प कहते हैं। यानी कि हाथों से तैयार की गई जो वस्तुएं होती हैं उन्हें हम हस्तशिल्प कहते हैं। बात करें हम आज के समय में तो हम सभी देखते हैं कि जो मशीन है उन्होंने कहीं ना कहीं हस्तशिल्प जो कला है उसको स्पॉइल कर दिया है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि आजकल लोग मशीनों की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय हस्तशिल्प की। तो इसलिए तो हस्तशिल्प का मतलब होता है जो हाथों से तैयार किए गए जो उत्पाद होते हैं उन्हें हस्तशिल्प कहते हैं। जैसे आप सभी ने देखा होगा कुछ मिट्टी के बर्तन होते हैं, आभूषण होते हैं, या फिर जो टोकरियाँ होती हैं जो, और हाथी के दांत, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हाथों से निर्मित होती हैं। हम सभी अपने सामान्य जीवन में हम सभी ने देखा है, हम इन सारी चीज़ों से परिचित भी है और इन चीज़ों से हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं, अपने रेगुलर लाइफ में भी इनका प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हस्तशिल्प कला के अंतर्गत आती है, जो कि भारत में एक पारंपरिक व्यवसाय के रूप में हमेशा से रहा है और कहीं ना कहीं आज भी इस व्यवसाय से लोग अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, उससे धन अर्जित करते हैं और अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। इसके बाद भारत में जो बुनाई है वो बुनाई जो रहा है वो भारत का कुटीर उद्योग के रूप में रहा है।
ठीक है। और प्रत्येक राज्य के अपने परंपरागत परिधान होते हैं जो बेहद प्रशंसनीय माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त हाथ से बनी जो वस्तुएं हैं और जो वस्त्र हैं, इन्होंने सदियों से प्रशंसा प्राप्त की है और इनमें से समस्त जो प्राचीन काल में प्रतिदिन उपयोग में लाई जाती थी, तो कुछ सजावटों के लिए भी प्रयोग में लाए जाते थे। अगर हम बात करें हस्तशिल्प की, तो आज के समय में या कुछ समय पहले की बात करें तो इससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, बिल्कुल, क्योंकि हम अपनी हाथों से बनाई हुई चीज़ों को भारत अगर दूसरे देशों में बेचेंगे तो उससे हमें काफ़ी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, जिससे जो देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही सहायक होता है और किसी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए विदेशी मुद्रा बेहद ज़रूरी होती है। तो इसीलिए हस्तशिल्प अभी से नहीं, बहुत समय पहले से पारंपरिक व्यवसाय के रूप में रहा है, जिसे लोग अपना के अपने व्यवसाय के रूप में अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, अपने जीवन जो शैली है उसको बनाए रखते हैं। आप स्क्रीन पे एक पिक्चर देख सकते हैं जो हस्तशिल्प का एक अच्छा उदाहरण है। ये आज के समय में बहुत ही ज़्यादा, जिसे हम बोलते हैं, पॉपुलर है। और अगर हम बात करें तो इससे ना कोई पॉल्यूशन होता है, ना किसी भी चीज़ का कुछ वो होता है, क्योंकि ये लकड़ी से बने होते हैं, इसलिए। तो ये हस्तशिल्प कला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो काफ़ी समय से चलते आ रहे हैं। और अगर हम बात करें पहले के समय में, तो तब भी ऐसी चीज़ों का बहुत प्रयोग होता था और इन चीज़ों को बेच के लोग अपनी जीवन शैली को, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। इसके अतिरिक्त एक दो और भी ऑक्यूपेशंस हैं जो भारत में पारंपरिक ऑक्यूपेशन के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें पहला है भारतीय पाक प्रणाली। भारतीय पाक प्रणाली से मतलब है, हम सभी जानते हैं कि जो भारतीय पाक प्रणाली है वो क्या है, यानी कि अगर हम बात करें आज के समय में, तो भारतीय जो व्यंजन है, भारतीय जो खाना है, वो विदेशों में उसकी बहुत मांग रहती है, ठीक है। या फिर हम उससे पहले की बात करें, अगर हम मुगल्स के टाइम की बात करें, तो उस समय भी उनकी जो पाक प्रणाली होती थी, यानी कि किस प्रकार से जो भोजन होता था उसको पकाया जाए, उसकी जो प्रणाली होती थी उसे भारतीय पाक प्रणाली कहते हैं। तो जो पाक प्रणाली है इसमें क्या है, इसमें हस्तकला, चित्रकला और हस्तशिल्प के समान क्षेत्र अपने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अपनी विशेष प्रणाली होती थी, मतलब विशेष पाक प्रणाली होती थी, जिसमें देसी सामग्री और मसालों से विविध स्थानीय व्यंजन तैयार किए जाते थे, ठीक है। क्या होता था पहले के समय में, आज भी देखें तो हर एक क्षेत्र की, भारत में 28 स्टेट है, हर एक स्टेट्स का अपने अपने देसी मसाले हैं और अपने अपने देसी सामग्रियों को एक करके एक व्यंजन बनाया जाता है, ठीक है। उससे जो तैयार व्यंजन होते हैं उसे हम कहते हैं भारतीय पाक प्रणाली। जैसे हस्तकला था, चित्रकला था, हस्तशिल्प के समान ही अलग अलग क्षेत्र की अपनी अपनी विशेष प्रणाली होती थी, जिसमें देसी सामग्री, मसालों से विविध स्थानीय व्यंजन तैयार किए जाते थे। और ये जो व्यंजन होते थे ये पहले के समय में एक रोजगार का बेहतर स्रोत थे, और प्राचीन समय में भी थे और आज के समय में देखें तब भी है। आजकल हम रेस्टोरेंट देखते हैं, आपने देखा भी होगा, काफ़ी सारे ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जो अपनी केवल और केवल खाने के लिए प्रसिद्ध होते हैं, यानी कि केवल मसालों के लिए और अपनी सामग्री के लिए प्रसिद्ध होते हैं। तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते वो एक व्यवसाय के रूप में उसका जन्म हुआ, क्योंकि पहले तो लोग इतना नहीं था, पहले तो केवल अपने घर तक ही सीमित होता था। धीरे धीरे जब लोगों को लगा, जब दूसरे लोगों ने उसका टेस्ट किया, तो वो इस चीज़ से परिचित हुए, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जान पाए कि कितना ज़्यादा, मतलब अगर हम बात करें किसी भी खाने की, तो कितना ज़्यादा वो स्वादिष्ट है। और फिर धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको हम अपने एक व्यवसाय के रूप में इसका प्रयोग करें, जिससे हमें धन की भी प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी हमारी संस्कृति को, हमारी जो खान पान है उससे भी परिचित होंगे, इसीलिए। और अगर हम बात करें आज के समय में, तो आज भारत अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है और ऐसे अनेक लोगों की आजीविका के स्रोत के रूप में भी उभर कर आया है, जो सड़क पर भोजन बेचने से लेकर 5 स्टार होटल के मंडप थीम में जो कार्य करते हैं। तो भारतीय पाक प्रणाली जो है वो एक ऑक्यूपेशन की तरह काम करती है, एक ऑक्यूपेशन रहा है भारत में, जो आज के समय में भी इतना ज़्यादा प्रचलित है कि आज इसने बहुत से लोगों को रोज़गार प्राप्त किया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चित्रकला। चित्रकला हम सभी जानते हैं कि कितने समय से चलती आ रही है, और मुगल्स के टाइम की जो चित्रकला है, और मतलब
बात करें अगर चित्रकला की, तो ऐसा कभी नहीं रहा है कि चित्रकला ने लोगों को व्यवसाय के रूप में लोगों ने इसका प्रयोग किया और इसे धन अर्जित करके अपनी जीविका को निर्वाह किया। ठीक है, तो भारत में चित्रकला की विविधता है जो 4000 वर्षों से प्रचलन में है। यानी कि आप देख सकते हैं कि चित्रकला की विविधता है। यानी कि हम सब, अगर हम बात करें रिलीजन्स में, तो हम सभी जानते हैं कि अलग अलग प्रकार की चित्रकला हमें हर एक रिलीजन में प्राप्त होती है और एक हर टाइम पे एक अलग अलग टाइम पीरियड में, जैसे मुगल्स के टाइम में अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता से लेकर मुगल एम्पायर्स तक, तो चित्रकला में आपको विविधता नजर आएगी। और ये जो चित्रकला है वो 4000 वर्षों से प्रचलन में, यानी कि इस चित्रकला की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है कि ये 4000 वर्षों से प्रचलन में रही है। और अगर हम बात करते हैं चित्रकला का धार्मिक संदर्भ में, तो धार्मिक उपासना के संदर्भ में चित्रकला का उदय हुआ। यानी कि धार्मिक उपासना के संदर्भ में इनका तात्पर्य है कि अगर हम बात करते हैं पहले देव शास्त्र के बारे में, तो हम सभी जानते हैं कि हमने कभी उन्हें देखा नहीं है भगवान को। तो मनुष्य ने केवल एक मनगणना की कि हो सकता है जो ईश्वर है वो इस रूप में हो। जब उसने वो मनगणना की तो उसके बाद उसने उस मनगणना को एक चित्र के माध्यम से उसे व्यक्त किया और उस चित्र को लोगों ने भगवान मानना शुरू किया। उसका मानवीकरण हो गया। सबसे पहले उसको चित्र बनाया, चित्रकला के माध्यम से उसको मूर्त रूप दिया। उसके बाद आज के समय में देखें तो हम मूर्ति रूप में उनकी पूजा करने लग गए। तो धार्मिक उपासना के संदर्भ में चित्रकला का उदय हुआ। लोगों ने अपने मन के अनुसार उनको भगवान है उनको चित्र बनाया, चित्र के माध्यम से व्यक्त किया कि ये भगवान होते हैं, ऐसे होते होंगे। फिर भारत के विभिन्न भागों में अनेक चित्र देखने को मिलते हैं जो विभिन्न धर्मों को प्रतिबिंबित करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें उत्तर और दक्षिण, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट की, तो हर क्षेत्र में हमें बहुत से चित्र देखने को मिलते हैं जो उनके धर्म मतलब विभिन्न धर्मों को प्रतिबिंबित करते हैं, जैसे इस्लाम, सिख, हिंदू। मूर्ति की बात करें तो हमें हिंदू धर्म में, अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म में मूर्तियां मिलती हैं ईश्वर की। वहीं अगर इस्लाम में बात करें तो हमें इस्लाम में चित्रकला के माध्यम से, आपने देखा होगा मस्जिद आप कभी जाते होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे फूल पत्ते बने होते हैं। वहाँ किसी ईश्वर की प्रतिमा या फिर कोई मूर्ति नहीं मिली होती है या कोई चित्रकला नहीं होती। फूल पत्ती के माध्यम से ईश्वर को बताया जाता है, क्योंकि इस्लाम धर्म में ईश्वर की मूर्ति मतलब किसी भी मनुष्य की मूर्ति बनाना पाबंदित है। इसलिए सिख में भी हम मूर्ति रूप देखते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि चित्रकला के माध्यम से। आपने देखा होगा वाहेगुरु जो होते हैं उनको किस प्रकार से चित्रकला के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो धर्मों के यानी कि चित्रों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि विभिन्न धर्मों को प्रतिबिंबित किया जाता है। और धार्मिक स्थलों पर कई चित्र और कई प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं जो लकड़ी टेराकोटा से निर्मित है और इनमें से भी अधिक जो है वो भारत की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित है। ठीक है, तो अगर हम बात करें चित्रकला के संदर्भ में, तो चित्रकला पहला तो कि जो धार्मिक स्थलों पर कई चित्रकलाएं और कई प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं जो लकड़ी और टेराकोटा एक चीज़ होती है उससे निर्मित है। और इनमें से अधिक जो चित्रकलाएं हैं, जो चित्रकला है, जो पेंटिंग्स है, वो भारत की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित है। तो हम देख सकते हैं चित्रकला कितना ज़्यादा पहले के समय पॉपुलर था और आज भी उसकी उतनी ही पॉपुलैरिटी है। और हर एक समय के साथ साथ चित्रकला में विविधता आई है। ठीक है, और चित्रकला का जन्म कैसे हुआ? धार्मिक उपासना के संदर्भ में चित्रकला का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त आधुनिक परिदृश्य में इन तालाब को सरकार और कुछ गैर सरकारी संस्थानों द्वारा प्रोत्साहन मिला है। इससे इनके रोजगार के जो अवसर है वो उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आज के समय में, तो आज के समय में सरकार द्वारा और कुछ गैर सरकारी संगठन हैं उनके द्वारा इनको आश्रय मिला है, उनको प्रोत्साहन मिला है, जिससे रोजगार के इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। तो चित्रकला, आपको पता है चित्रकला की अगर हम बात करते हैं तो जो एम्पायर्स होते थे ना, वो अपने अपने जो चित्रकारी करते थे उनका भी पहले बहुत बड़ा वो होता था। उनको एक व्यवसाय के रूप में तो था ही, उनको बहुत ही ज़्यादा मान्यता प्राप्त होती थी, उनको संरक्षण दिया जाता था और जितने भी विशेष काम होते थे ना उसमें उनका रोल होता था। उनके अकॉर्डिंग ये चित्रकला डिज़ाइन की जाती थी। अगर आप एक बार अभी 12th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जो सूफी संत वाले चैप्टर में एम्पायर्स, मुगल एम्पायर्स एंड देयर ड्राइंग्स करके कुछ टॉपिक होगा, तो उसमें आप जानेंगे
कि किस प्रकार से मुग़ल शासन में या मुग़ल जब उस पे चित्रकला कितनी ज़्यादा पॉपुलर थी और किस प्रकार से चित्रकला को वो व्यक्त करते थे। और उनकी चित्रकला वैसे तो बहुत अच्छी थी और कुछ पॉपुलर भी थी, तो आप इनके बारे में जानेंगे। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ फॉलो करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं आया है, और मैं जल्दी इस चैप्टर का सेकंड पार्ट भी अपलोड करूँगी, अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई तो आप मुझे कमेंट में बताना। इसके अतिरिक्त आप कौन कौन से मतलब ऐसे टॉपिक्स जो हैं जिन पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, आप मुझे कमेंट पे बताना आके। और थोड़ी सी मेहनत लगे इस वीडियो को, तो प्लीज़ अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, अगर आप मुझे अप्रिशिएट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सो थैंक यू।